इन 1967, ये कब इस भाषण को दिए थे? 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, समाप्त नहीं होने दिए हैं। एंड ही हिमसेल्फ, डॉक्टर राधाकृष्णन खुद ही नेवर चीज, कभी रोके नहीं है, कभी नहीं रोके कौची, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी भारत। और आगे कह रहे हैं कि हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स, देना होटल बनवा दे, व्यवस्था कर दे, यदि खुदे पर्यटक है, लेकिन यहां नहीं करेगा। नीतीश ने कहना ना वन कहाँ का वन ओनिए का वन। अब इन्हें सासाराम के कोनो जाके मुख्यमंत्री बंदा सन तब नहीं करता सन। भारतीय माई हम किसने लिखा है? किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ठीक है, हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग लेखक का इंट्रोडक्शन कराते हैं, परिचय कराया जाता है ना जी। हाँ, तो ये पात्र परिचय है, पात्रों से नहीं, लेकिन यहाँ पर किससे परिचय कराया जा रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन से को परिचय कराया जा रहा है। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन है क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 यानी 1897 में जन्मे थे। कब जन्मे थे? कब जन्मे थे? और 1969 और 1969 में डेथ कर गए। कब डेथ किए? जन्म कब हुआ, डेथ कब किए? कोई दिक्कत? आगे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बॉर्न इन हैदराबाद, हाईलाइट करते जाओ, ये हाईलाइट कर लो। उसके बाद ये हैदराबाद में जन्मे थे। कहां जन्मे थे बाबू? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहां जन्मे थे? हैदराबाद में जन्मे थे। आएगा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां हुआ था? वो कहां के थे? इंडिया के। कहां के थे? ऑप्शन में देता है, ठीक ना। जन्म पूछेगा तो हैदराबाद ऑप्शन में देगा, कहां के थे तो कौची, हाँ इंडियन ऑथर थे। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन, सॉरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे हमारे महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। क्या थे? हमारे महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। भाई 1897 में जन्म रहन तो 47 में आजाद हो रहे, तो उस समय में इनकर उम्र लमसम जो है कितना साल? 50 साल का हो रहा। एक मतलब कि देश के में जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रहा था तो इस पर आराम से भाग लिए होंगे नहीं जी। आगे और देखिए ये तो महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। और साथ ही साथ एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद थे। शिक्षाविद का विख्यात शिक्षा कौन पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। हाईलाइट कर लीजिएगा, पहले भारत के राष्ट्रपति कब बने? कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब बने थे? और डेथ कब कर रहा? 1969 में डेथ कर 68 में बोलन, यानी 2 साल खाली रहलन ना हो, 2 साल का करलन रहलन। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। यहां कह रहा है कि इससे पहले यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, सेवा किए थे। किस रूप में थे? बिहार के राज्यपाल के रूप में। कहां के राज्यपाल के रूप में? बिहार के राज्यपाल के रूप में थे। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसलिए हाईलाइट कर लो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ये कहा बिहार के राज्यपाल के रूप में थे। भारत इज माई होम, देखो ये जो चैप्टर है भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट, ये एक निचोड़ है, एक अंश है। किससे? फ्रॉम द स्पीच, उस भाषण का। वो भाषण सुना, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लड़का भारत इज माई होम इज अ पोयम, एन एसे, अ स्टोरी या अ स्पीच। ये क्या है? स्पीच है। क्या है? क्या है? स्पीच है, ध्यान रखेंगे, स्पीच है। ही गेव इन 1967। ये कब इस भाषण को दिए थे? 1967 में, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दिए थे।
अगर लड़का एक बार अपने से पढ़े और कोशिश करे आ ना पढ़ हिंदी नहीं करना तो तुमने कुछ नहीं करे के पहले बार तुमने हिंदिया पढ़ सन हिंदिया पढ़ सन और बाद एक हिंदी कर पढ़ पढ़ के तुमने हिंदी करे आ जाए लेकिन प्रयास कर बजे तब प्रयास कीजिएगा तब बिना प्रयास के कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे कह रहा है इन हिज फर्स्ट स्पीच अपने प्रथम भाषण में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपने प्रथम भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे प्लीज शपथ लेते हैं खुद हिमसेल्फ खुद शपथ लिए क्या करने का टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की जो समग्रता थी जो एकता थी जो समस्त चीजें जो थी उसको सेवा करने के लिए शपथ लेते हैं कि हमारे संस्कृति में जो भी चीजें हैं मैं उसको बरकरार रखूंगा उसके प्रति सेवानिवृत्त रहूंगा मैं सेवा करूंगा। कोई दिक्कत है? इसको हाईलाइट इसको कर सकते हैं लेकिन हाँ वाला जो बोले उसको हाईलाइट करना अनिवार्य था ऊपर वाला में। चलो आ जाओ आगे हाईलाइट करो ये पूछता है हाँ आई एम ओवरवेल्म्ड ऑप्शन आई एम दे देगा ऑप्शन में दे देगा ओवरवेल्म्ड। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। गौर कीजिएगा समझिएगा यहाँ कह रखा है I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। कह रहे यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं स्वीकारता हूँ क्या स्वीकारता मैं ये स्वीकार रहा हूं कि मैं गदगद हूं मैं खुश हूं मैं इतना खुश हूं कि अपनी खुशी का ठिकाना नहीं है। काहे खुश हैं करें बाय द ट्रस्ट बाय माय पीपल हैव प्लेस इन मी जो लोग जो है मेरे में जो विश्वास रखे हैं मुझे चुन लिए हैं कौची इस पद के लिए जो चुन करके अपना विश्वास मेरे अंदर दिखाया है इसको लेकर के मैं गदगद हूं कि मेरे जो है चयन किसमें कर दिए हैं इस देश के सबसे सर्वोच्च पद पर मुझे चुना गया है। अपना भरोसा दिखाने के लिए मैं जो हूं उन लोगों के प्रति क्या हूं गदगद हूं खुश हूं कि मुझे क्या किया गया है चुना गया है। ठीक है इस चीज को मैं क्या करता हूं स्वीकार करता हूं कि लोगों ने मेरे प्रति क्या अपना भरोसा दिखाया है जताया है। आप देखो हर व्यक्ति के कोई ना कोई आइडियल पर्सन होखेला ना हो उसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन का आइडियल पर्सन जानते हैं है डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन है डॉक्टर राधा कृष्णन कौन है डॉक्टर राधा कृष्णन आइडियल पर्सन किसका आइडियल पर्सन है हाँ जैसे आज की युवा पीढ़ी ना हो अपन आइडियल पर्सन जानते हो क्या मान लो सोन हीरो के अक्षय कुमार फलाना कुमार चिलाना कुमार ना पवन सिंह खेसारी लाल एक मान लो सोन देखो हीरो के कभी आइडियल मन में मत बल्कि सैनिक के मार लो सैनिक के मान लो जो देश के प्रति हमारे जो कहने का मतलब है कि साइंटिस्ट है वैज्ञानिक है उसको मान लो अपने पिताजी को मान लो लेकिन हीरो को मत मान लो सब गंजेड़ी भंगेड़ी अवसन ठीक ना। हाँ हमारे संस्कृति के बर्बाद करने में सबसे बड़ा योगदान रहा बॉलीवुड का हाँ ना जी पीके Dr. Radhakrishnan brought to the presidency mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। सुनिए क्या कर रहे हैं इनका मानना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ब्राउट लाए हैं टू द प्रेसिडेंसी इस पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए क्या लेकर आए हैं बाबू द मेंटल इक्विपमेंट बौद्धिक उपकरण यानी तनी पढ़ल लिखल होखल जरूरी बा लेकिन पढ़े लिखे में भी कह रहा है कि अ डिग्री ऑफ इरुडिशन कौची विद्वता का स्तर ये ना कि साइन कर दिलो तो कह हम एजुकेटेड भाई हमारे देश में सिग्नेचर करने वाले को एजुकेटेड माना जाता है क्योंकि ठेपा लगा दिया तो अनएजुकेटेड है साइन किया तो का एजुकेटेड पढ़ल लिखल माना जाला लेकिन कितना पढ़लो उससे मतलब नहीं खे तो वही कहा जाला कि अ डिग्री ऑफ इरुडिशन यानी विद्वता का स्तर एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ अनुभव की संपदा यानी इस पद के लिए अनुभवी लोगों को भी होना जरूरी है। 18 साल के लड़का के राष्ट्रपति बनाओ ना जाला प्रधानमंत्री भी ना बनाओ जाए अगर बन और प्रधानमंत्री बन जाए 18 साल का लड़का तो जान दो का होखी सर का होखी अगर मान लो देश पर कोनो तनकी सेना मारा गेल सन
तो तुरंत से चल सारा मिसाइल परीक्षण करो करे पर कुल परीक्षा। इस चीज को, इस विद्वता को कहीं पाना मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। ड्यूरिंग लाइफ टाइम, सुनिएगा बाबू सुनो, पूरे जीवन काल किसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो पूरा जीवन काल रहा है, डिवोटेड टू परस्यूट नॉलेज एंड ट्रूथ, सत्य और ज्ञान के खोज में समर्पित कर दिए। के डॉक्टर जाकिर हुसैन सत्य और ज्ञान, सत्य के और ज्ञान के खोज में अपना जीवन पूरा क्या किए, समर्पित कर दिए, समर्पण कर दिए। कौन, डॉक्टर राधा कृष्ण का पूरा जीवन काल एकदम सत्य के खोज में रहा, ज्ञान के खोज में रहा। He has done more than probably any other man, यानी दूसरे व्यक्तियों के अपेक्षा इन्होंने बहुत कुछ ज्यादा किया। करेक्ट, he has done, इन्होंने किया more than probably any other, संभवतः दूसरा जो राष्ट्रपति थे उन्होंने क्या किया नहीं किया, लेकिन उसके अपेक्षा इन्होंने ज्यादा किया इस पद के लिए। कौन, डॉक्टर राधा कृष्णन जी किए हैं। इस बात को क्या कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं इस बात को लेकर के। आगे कह रहे हैं, कह रहे कि यही नहीं और क्या कहे, टू ब्रिंग आउट, इन्होंने निष्कर्ष निकाला, साथ ही साथ एक्सप्लेन, व्याख्या भी किया, व्यक्त करते हैं। कौन, इंडियन फिलोसफिकल थॉट, भारतीय दार्शनिक विचारों पर इन्होंने क्या किया, व्यक्त किया, व्याख्या किया, निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जो दार्शनिक विचार है वो भी बरकरार होना चाहिए, इस पर भी जिक्र किए। एंड वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों का जो एकता है इस पर भी विचार करना चाहिए। इस पर भी उन्होंने व्याख्या किया कि जो भी सच्चे, जिसका कीमत है, जो चीजें हैं उस पर ध्यान सबको होना चाहिए। इस चीज को जिक्र कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, आता है, हाईलाइट कर लो, यहां से यहां तक आएगा, यहां से लेकर के ये पूरा हाईलाइट करो, क्योंकि ये जो है आता है। कह रहा है कि ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ, उन्होंने अपने आस्था को, अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। ये कभी नहीं खोया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर राधा कृष्णन जी कभी नहीं खोए हैं। इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव की जो मानवता की आवश्यकता है, मानव की जो मानवता है उसकी आवश्यकता में अपने आस्था को, अपने विश्वास को कभी खोए नहीं है, समाप्त नहीं होने दिए हैं। एंड ही हिमसेल्फ, डॉक्टर राधा कृष्णन खुद ही नेवर चीज, कभी रोके नहीं है, कभी नहीं रोके। कौची, टू चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन टू लिव इन डिग्निटी एंड विथ जस्टिस, यानी सभी लोगों को न्याय के साथ, समान पूर्वक रहने के लिए, अधिकार के साथ रहने के लिए कभी भी इसके समर्थन देने से कभी अपने आप को रोके नहीं है। उन्होंने सीधा कहा कि आप जो है न्याय के साथ रहिए, मैं आपके साथ हूं, ठीक है, समान पूर्वक रहिए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन अन्याय वाले के साथ तो भाई लोग कहते हैं, लेकिन अन्याय वाले के सीधा न्याय के साथ आज भी योगी जी जाके देखिए ना, जबरदस्त साथ देते हैं। अभी जो है ईद था ना, ईद पे उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया व्यवस्था करवाए थे मस्जिदों के पास कि लोग बड़ी खुश हुआ। लोग डर रहा है ना कि इतना कर रहा है तो हमारा वोट मिली कैसे। गवर्नमेंट में अगर मान लीजिए तू हमारा खूब विरोधी बड़ा, तारा कॉलोनी आज 10 साल से नहीं तारा हम कॉलोनी दे देनी, अब तू विरोध में रह ना रह जी, तारा घर गांव में रोड नहीं का पूरा गांव विरोध करा, रोड बनवा देनी, तू विरोध करब ना करब, कोई बात बा। अब कोई कितना हूं कह ना, ये तो कम से कम जी। अब की बात देखिए, उत्तर प्रदेश से कम 60 से 70% वोट जो है मुस्लिम का उनको मिलेगा एकदम। पिछला बार भी मिला था, महिलाओं का तो पूरा वोट मिलता है। गोरखपुर में जहां से सांसद है वहां से अधिक वोट मिलता है। गोरखपुर का जो उनका आधा वहां पर जो है मुस्लिम है, पूरा मानता है उनको एकदम। हाँ, वहीं से चलवे के थे। आगे, आई कैन ओनली एज्योर यू, मैं आपको केवल भरोसा दिला सकता हूं, मैं आपको यही भरोसा दिला सकता हूं कि आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस पद को, कार्यभार को ग्रहण किया है इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल, किसे, ह्यूमिलिटी, विनयशील, विनम्रता को लेकर के मैंने इस पद को ग्रहण किया, लेकिन विनम्रता के साथ मैंने ग्रहण किया। इना कि इस पद को ग्रहण किया है, अब तो हम तो राष्ट्रपति बन गई, अब के हमारा के डरावे वाला बा,
क्या जी? नहीं, इस पद को रहते हुए विनम्रता और साथ ही साथ कह रहे कि टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण को लेकर के मैंने इस पद को ग्रहण किया, कि मेरा इस पद के प्रति पूरा समर्पण रहेगा, विनम्रता भी रहेगा, अहम नहीं होगा, घमंड नहीं होगा। जैसे इन लोगों का होता है, मुख्यमंत्री बन गए घमंड है, जिसको चाहे इसको एकदम फंसा सकता है। देखिए अभी मनीष कश्यप को बढ़िया से लपेट लिया बेचारा को, जबकि कारण क्या है कि युवा पीढ़ी है, नया सोच रखता है, गरीबों को बड़ी मददगार था, ऐसा नहीं कि नहीं करता था। आज के भी युवा पीढ़ी उसको लाइक करता है। हम ही नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलती था, लेकिन उससे बड़ा गलती करके तो लोग यहाँ घूम रहा है। लेकिन ये देख रहा था कि आने वाले भविष्य में अगर आज खान सर अनाउंस कर देना कि बिहार के हम चुनाव में खड़ा होंगे, खड़े जीत जाएंगे, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं से फंसा देगा, लोग फंसा देगा। वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा रोजी रोटी चले, पढ़ल लिखल आज सन, हमने कबो बेवकूफ बना दिए सन। अब खान से निर्दलीय जीत गए, पार्टी बना देता ना दम, लेकिन नॉलेज भी रख रहे, खोपड़ा रख रहे दम जी। रोड में बता दिए देखो सन आप कैसे कैसे विकास करे के बा। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कर कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन टू द ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति मैं निष्ठा का शपथ लिया। अभी मैंने शपथ लिया, किसका? भारत के संविधान के प्रति। कौची? निष्ठावान होकर मैंने क्या किया? शपथ लिया। भारत के संविधान का मैंने शपथ लिया। क्या शपथ लिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया और कहा कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, ये नए राज्य का संविधान है। सर अपेक्षाकृत नए राज्य का संविधान क्यों कर रहे हैं? हमारा देश तो पुराना है। देखो हमारा देश पुराना हो, लेकिन ये आजाद कब भइल? 1947 में। लोग रहने वाले पुराने हैं, लेकिन इस पर संविधान लागू कब भइल? 1950 में। 1950 में इन्होंने शपथ कब लिया? 1967 में। मात्र 17 साल संविधान को लागू हुआ है और इस उम्र में उन्होंने क्या किया? शपथ लिया। तो अब यहाँ समझने का बात है, कहने का मतलब है कि 17 साल ये नया होता है कि पुराना? तो हो जाना का नया खून की पुराना नया बना हो, बात आ गई समझ में? तभी नया नया ही है। आगे कह रहे हैं, यही नहीं, आगे फिर बोल रहे हैं कि विच इट्स जिस कर है कि इट्स फ्री सिटीजन्स, जो इसके स्वतंत्र नागरिक हैं, have for the first time in history, इतिहास में पहली बार given to themselves, अपने आप को सौंप दिए। किसको सौंप दिए? संविधान को। एक पहले 1947 से पहले भी लोग रहता था, लेकिन कोई संविधान नहीं था। क्या है कि उस समय राजतंत्र था। कौन तंत्र था? राजतंत्र। फिर 1947 में आजाद हुआ, तो उसके बाद जाकर कुछ हुआ? लोकतंत्र हुआ। कुछ हुआ? लोकतंत्र। तो अब हम लोग लोकतंत्र में, राजतंत्र में नहीं है। ठीक ना जी? इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यानी कह रहा है कि यह जो है प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र है। नया राष्ट्र है प्राचीन। सर प्राचीन लोगों का नया राष्ट्र कैसे है? अरे देखिए, लोग तो इतिहास से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, हजारों वर्ष लाखों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। कहाँ? यहाँ पर। फर्क बस इतना है कि उस समय राजतंत्र था, फिर गुलाम हुआ, फिर आजाद हुआ। तो आजाद हुआ तो नया लोकतंत्र बनाया, नया राष्ट्र बना ना जी। तो नया बना तो वही करा है कि प्राचीन लोगों का ये क्या है? नया राष्ट्र है। कौन? भारत। और आगे कह रहे हैं कि हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way। यहाँ कहने का मतलब है कि ठीक है, प्राचीन लोगों का ये नया राज तो है, लेकिन उनके माध्यम से, प्राचीन लोगों के माध्यम से कहा गया कि हजारों वर्षों के दौरान, कितने? हजारों वर्षों के दौरान। और कह रहा है कि जो इनके विभिन्न जातियों और तत्वों के सहयोग के द्वारा, कह रहा है कि थ्रू द कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एंड एलिमेंट्स, विभिन्न जातियों और तत्वों के जो सहयोग के द्वारा, जो सहयोग किया है, हैव स्ट्राइवन, इन्होंने ऐसा प्रयास किया है। और प्रयास किया किसके लिए? टू रियलाइज, प्राप्त करने के लिए। कौन सी प्राप्त करने के लिए? टाइमलेस,
यानी असामयिक यानी निश्चित समय के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू शाश्वत मूल्यों को, जो हमारे प्राचीन जो ईमानदार सही मूल्य है उस मूल्य को इन देयर ऑन पेक्युलर है अपने अपने ढंग से यहाँ के सही मूल्यों को चलाने के लिए क्या किया, प्राप्त किया है। ये आज नहीं, सदियों से हजारों वर्ष पहले से इसके प्रति लोग क्या हुए, सहयोग रहा है। भले हमारा देश आजाद हुआ, अच्छा बताइए रक्षाबंधन हमारा देश आजाद होने के बाद मनने लगा, दिवाली वगैरह सब सदियों से ना मन रहा है जी। गुलाम भले थे लेकिन लोग मनाना नहीं छोड़ते थे, बरकरार रखे थे, अपने संस्कृति को बचाए रखे थे। तब आप जान रहे अगर संस्कृति नहीं होता तो क्या होता। अभी देखिए, अभी जो राम मंदिर बन रहा है ना, राम मंदिर के नीचे में पूरा जितना ग्रंथ है सब कुछ एकदम डाल करके उसमें रखा गया है कि आज मान लो कि यहाँ के इस सदी के बाद कभी अगर खत्म भी हो जाता है और उसके बाद भी अगर कभी खनन होता है, वहां पता चलता है तो इतिहास में कैसे होता है, खुदाई होता है तो ये मिलता है, तो उसे रखा गया है कि कभी इतिहास में मिले कि नहीं ये धर्म था, ऐसा ऐसा चीज था। आगे कह रहा है आई प्लीज माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, उन मूल्यों के सेवा के प्रति मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो हमारे पूर्वजों ने जिस चीज को प्राप्त किया है उसके मूल्यों को मैं कम नहीं होने दूंगा। मैं उसके सेवा के लिए मैं क्या करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं। के डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं, कहेंगे फॉर दो भले ही सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ अ वैल्यू में become inadequate with the changes of circumstance, the value remains internally valid and precious for newer and fresher realization। यहाँ कह रहा है कि भले ही, सुनिएगा, भले ही उस मूल्यों के प्राप्ति में, भले ही उस मूल्यों को प्राप्ति में करेगा मैं बिकम अपर्याप्त हो सकता है, यानी अपर्याप्त हो सकता है, प्राप्ति करने में कुछ चीजें हो सकती है, लेकिन विथ द चेंजेस ऑफ सर्कमस्टेंस, किसके, परिस्थितियों को बदलने के कारण, परिस्थिति बदल सकता है तो कुछ घटनाएं हो सकती है, लेकिन करेंगे द वैल्यू, वो जो मूल्य है रिमेन्स इंटरनली वैलिड, वो सदा क्या रखेंगे, वैध रहेगा, वो समाप्त नहीं होने देंगे। एंड प्रेसेस, और प्रोत्साहित करेंगे फॉर न्यू ईयर, क्या, नया करने के लिए, नवीकरण के लिए, एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, नए प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो प्राचीन वाला वो तो रहेगा लेकिन नया भी हम लोग करते रहे। यहाँ जो है ताराचंडी धाम प्राचीन है, जबकि पायलट बाबा धाम क्या है, नवीकरण है ना जी। हमारा शेरशाह टम्ब क्या है, प्राचीन है ना जी। कुछ कुछ चीजें जो है क्या हुआ, नया बना हुआ है। तो ये नहीं करेंगे नया करण पर भी हम लोग फोकस करेंगे, लेकिन प्राचीन वाले को भी बचाए रखेंगे, क्योंकि सीधा कह रहे हैं कि द पास्ट इज नॉट डेड, अतीत जो है समाप्त नहीं हुआ है, अतीत जो है मरा नहीं है, एंड स्टैटिक ना स्थिर पड़ा है, अतीत खत्म नहीं हो गई, बल्कि कह रहा है इट इज अलिव, यह क्या है, जीवित है, एंड डायनेमिक, और कौन चीज है, गतिशील है, जीवित है और गतिशील है। कौन चीज, अतीत नहीं, गति जीवित है। आज जो पूरा अतीत का देखो ना, हम लोग लेकर चलते हैं, नहीं चलते हैं जी। हम लोग मंदिर गए, मस्जिद गए, गिरजाघर गए, क्या आज तक किसी को कुछ मिला है, लेकिन देखे कि हमारे पूर्वज जाते रहे, उसके पीछे हम लोग क्या करते गए, जाते गए, है ना जी। सब धर्मों में ये, एंड इट इज अलिव एंड डायनेमिक, केवल की जीवित और गतिशील है। यहां से हाईलाइट कर लो, अतीत मरल नहीं, कभी काबा जिंदा एंड स्थिर है, एंड इज इन्वॉल्व्ड in the determining the quality of our present and the prospects of our future, और यह जो है हमारे भविष्य के संभावनाओं, हमारे वर्तमान के गुणवत्ता को निर्धारण करने वाले में आवश्यक भूमिका होती है। किसका, अतीत का। अतीत का आवश्यक क्या है, भूमिका। सही बात है, अगर हमारा वर्तमान सेफ है, हमारा भविष्य बनाए रखना है, अनुमान लगाना है, तो इसमें अतीत का बड़ा योगदान है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर गलती करेंगे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अतीत से हम लोग का क्या मिला है, सीख मिला है। पीछे जो बीत जाए तो सब पास्ट से हम लोग सीखते हैं ना जी। भविष्य कोई नहीं देखा है, इसलिए भविष्य कोई नहीं सीख सकता है, लेकिन अतीत से सब लोग सीख सकते हैं। जैसे ये छदी पासवान हो गए, अगर ये बढ़िया रहता है ना, बाप रे बाप, यहाँ जो है ना 2 लाख युवाओं का रोजगार तुरंत 2 से 5 साल के अंदर में मिल जाएगा। 2 से 3 लाख खाली यहाँ के कुछ नहीं करना था, खाली एक काम करते हैं। ये जो है कुछ कहते हैं रोहतासगढ़ किला, वहां का पूरा यातायात का साधन, पूरा रोड वगैरह बढ़िया बन जाता है, और वही रोड पूरा पहाड़ धैले धैले, जैसे जाइएगा शिमला वगैरह में तो कुछ नहीं है, पहाड़ पे घुमावे सन कहलन का होटल हो होटल, वैसे यहाँ पर पूरा पहाड़ पर होटल वगैरह बनवाते, सारा व्यवस्था कर देता, ओजगी से सीधा माजर कुंड ला देता, ऊपर ऊपर रोड लेकर चल जाता, कहाँ गुप्ता धाम लेकर चल जाता,
उसे से घूमते घूमते कहा ये शेरघाट किला है, उसको रिपेयर करा करके बढ़िया करा देता है। उसके बाद वो जगह झील कह देता, किसको, डेमुआ को, कि ये बड़ा झील है, वहां देखो स्टीमर चलवाता। उसके बाद वो जगह से रोड पार कराता और कहाँ लेके चल जाता, मुंडेश्वर लेके चल जाता। सोच रहे हैं 2 लाख लोगों का रोजगार मिल जाएगा वहां पर, लेकिन नहीं लोग चाहेगा, क्योंकि जान रहा है कि हम विकास कर देंगे तो फिर लोग रोजगार हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, तो बात मेरा नहीं सुनेगा। बात यह है, कभी नेता नहीं चाहता कि आप समझदार बनिए। द प्रोसेस ऑफ इट्स कांस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। यहां सुनिएगा, कह रहा है कि इसके जो वैल्यू रहा, प्राचीन वैल्यू, उसको निरंतर नवीकरण करने की प्रक्रिया जो है, जो वैल्यू है, उसको रोज प्रतिदिन अगर नवीकरण कर रहे हैं, वास्तव में द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कैरेक्टर, कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, सही में राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय संस्कृति के विकास का प्रक्रिया है। सही बात है, अगर हम नया नया कुछ करते जा रहे हैं तो हमारा राष्ट्र का क्या होगा, विकास होगा। अब यहाँ रोड बनी तो क्या जी, विकास होगी ना जी, राष्ट्र का विकास होगा। नीतीश जी जितना नालंदा तरफ राजगीर में, राजगीर का पूरा रोजी रोटी जानते किस पर, पर्यटक पर है, वहां पूरा रोजी रोटी पर्यटक पर है, क्योंकि वहां पर इतना व्यवस्था करवा दिया, खाली इतना आज की तो प्राकृतिक सौंदर्य है, खाली मॉडिफाई थोड़ा थोड़ा कराना है। वहां नया कुछ ना, वहां शीशा का पुल बनवा दे सन, यदि खाली रोड सिंपल बनवा देना, होटल बनवा दे, व्यवस्था कर दे, यदि खुदे पर्यटक है। लेकिन यहाँ नहीं करेगा नीतीश ने, कहना ना वन कहाँ का वन, उन्हीं का वन। अब इन्हें सासाराम के कोनो जाके मुख्यमंत्री बनता सन, तब नहीं करता सन। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह जो है शिक्षा का कार्य है। एज आई सी इट, जैसा कि मेरा विचार है इसके प्रति, करेक्ट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल, यानी इसके प्रति का निरंतर योगदान, नवीकरण का योगदान होना चाहिए। क्या चाहिए, मेरे विचार से निरंतर योगदान होना चाहिए, क्या करने का, नवीकरण करने का। एंड आई मे बी फॉरगिवन द प्रिजम्पशंस, यानी मेरा अनुमान है कि इसे मान लो कि क्षमा कर किया जा सके, मुझे क्या किया जा सके, क्षमा कर दिया जाए। लेकिन मेरा अनुमान यह भी है कि माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस, इस पद के लिए जो मेरा चयन किया गया है, हैज मेनली, मुख्य रूप से, इफ नॉट इंटायरली मेड ऑन अकाउंट ऑफ माई लॉन्ग एसोसिएशन, मेरे लंबे समय से जो लोगों के साथ लगाव रहा है, इसके लेकर के मेरा इस पद के लिए चुनाव नहीं हुआ है कि हम लोग से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए नहीं, बल्कि किसके चलते हुआ है, विथ द एजुकेशन ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के प्रति जो शिक्षा रहा है उसके लिए मेरा क्या किया गया है, इस पद के लिए चयन किया गया है। किस पद के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए। और आई मेंटेन, और मैं निश्चित पूर्वक मानता हूं कि एजुकेशन इज अ प्राइम, हाईलाइट करो, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस, राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ मुख्य साधन है। शिक्षा क्या है, राष्ट्रीय उद्देश्य का मुख्य साधन है। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो गुणवत्ता है, इज इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, शिक्षा का जो गुणवत्ता है, राष्ट्र के गुणवत्ता से अटूट नाता है, संबंध है। जो राष्ट्र विकास किया है, विकसित है, वहां पता कीजिए शिक्षा स्तर क्या है, अधिक है। जो राष्ट्र कम विकास किया है, उसका शिक्षा स्तर क्या है, डाउन है। जहां पढ़े लिखे लोग होंगे वहां सब सोचेंगे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं अपना खाली सोचेंगे, देश जाए भाड़ में। अभी देश हमारा और विकास करता अगर नेता पढ़ा लिखा रहता सन तब, लेकिन इसलिए वो कहेंगे तो पहले आप सोचिए सन, ओकर बाद के कर देश के बारे में सोचिए सन। और आज हाँ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।